अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट फ़रज़ाना महेसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन वाले अपने वीडियो में जो मेरा वीडियो था मैंने अपलोड किया, वो आपको बता दिया कि हम कैसे और क्या क्या लॉज जो हैं वो पढ़ेंगे और किस तरह से पढ़ेंगे। वो मैंने एक डिटेल जो ब्रीफ था वो उसमें दे दिया था। और अब यहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, यानी कि लॉ ऑफ टार्ट्स से जो हम ये जो सिलसिला है ये शुरू कर रहे हैं। और इस सिलसिले में ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है। और इसमें हम जो आज पढ़ेंगे उसमें क्या क्या पढ़ेंगे मैं उसको पहले इन शॉर्ट बता देती हूँ कि लॉ ऑफ टार्ट्स में हम पहले ये पढ़ेंगे टार्ट्स क्या होता है और इसके काइंड्स कितने होते हैं, कौन कौन जो है टार्ट्स की रेमेडीज़ को अवेल कर सकता है और फिर इसकी रेमेडीज़ होती क्या हैं, और फिर टार्ट्स की जो है लाइबिलिटीज़ के काइंड्स क्या होते हैं और इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ मैक्सिम्स हैं। इन सब को कवर करके तकरीबन मैं कोशिश करूँगी कि 8 से 10 वीडियोस में मैं इसको वाइंड अप करूँ। तो ये हमारा फर्स्ट है। इसमें हम आज के जो फर्स्ट लेक्चर में हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि डॉट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है और फिर इसके एसेंशियल्स क्या हैं और इसके इसको किस किस ऑथर ने डिफ़ाइन किया है। और लास्ट में ये कि इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें, यानी कि टॉर्ट को हम क्राइम से और कॉन्ट्रैक्ट से या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से कैसे डिफरेंस करें। तो लेट्स स्टार्ट, हम इसको स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ ऊपर ही लिखा पड़ा है टॉर्ट, लॉ ऑफ टार्ट्स। तो लॉ की जो मीनिंग है वो है सेट ऑफ रूल्स, और जो डैमेजेस टार्ट्स की जो मीनिंग है वो है डैमेज और इंजरी। अब यहाँ डैमेज के वक्त में आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि लॉ ऑफ टार्ट्स में वर्ड जो डैमेज है इसमें एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड ये है कि डैमेज जहाँ भी आप वर्ड देखेंगे इसकी मीनिंग होगी इंजरी या कोई भी आपको लॉस पहुँचा हो, एक्चुअल लॉस। इंजरी का मतलब है एक्चुअल लॉस या लीगल इंजरी हो। लेकिन डैमेजेस जहाँ भी आप देखें, यानी कि अगर लास्ट में एस लगाओ तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये इंजरीज हो जाएगा, यानी कि ये कोई इसका प्लूरल फॉर्म नहीं हो जाएगा, बल्कि यहाँ पर इसकी मीनिंग हो जाएगी कंपनसेशन। डैमेज मतलब इंजरी और डैमेजेस मतलब कंपनसेशन। तो ये एक पॉइंट है, ये महज लॉ ऑफ टार्ट्स तक महदूद है। इसको आप दीगर लॉज में अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप वो उन 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 उससे इनका कोई वास्ता नहीं है, इसका वास्ता बिलखुसूस लॉ ऑफ टार्ट्स से। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो ये इसकी मीनिंग हो गई कि लॉ ऑफ टार्ट्स। अब देखिए फिर फ्रेंड्स, लॉ ऑफ टार्ट्स देख जैसे कि नाम से ही नज़र आ रहा है कि लॉ तो है, लेकिन ये क्या है, ये कोई इनेक्टमेंट है, ये कोई ऑर्डिनेंस है या क्या है। मतलब लॉ तो है लेकिन किस किस्म का लॉ है, ये आपको ज़रूर जहन में आता होगा। तो फ्रेंड्स, मैं ये आपको बताती चलूँ, सामने ये लिखा हुआ है कि ये जो है कॉमन लॉ होता है। कॉमन लॉ का मतलब क्या होता है? कॉमन लॉ का मतलब ये होता है कि जज मेड लॉ, यानी कि जो जजेस लॉज जो फैसले या डिसीशंस दिया करते थे कोर्ट्स में, तो वो ही लॉज बन जाते थे। अब इसकी ओरिजिन क्या है मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट बता दूं कि जो ग्रेट या ब्रिटिश डोमेन था, जब ब्रिटिश की जो सल्तनत थी या जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान भी जो जब उसका रूल था और उसका कंट्रोल था, तो ये भी उनकी मतलब एक कॉलोनीज़ में शुमार होती थी और इसको कॉलोनाइजेशन के तौर पे पॉलिटिकल साइंस में अभी तक पढ़ा जाता है। तो उस ज़माने में क्या होता था कि जो ब्रिटिश है, ग्रेट ब्रिटिश है, ब्रिटिश डोमेन है,
उसमें जिसको आज यूके यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है, जो भी कोर्ट्स फैसले करते थे वो कानून बन जाता था। यानी कि उस ज़माने में लेजिस्लेशन सिस्टम नहीं हुआ करता था। लेकिन आज ये सिचुएशन है कि ये जो लॉ है ये यूके में ही बहुत अब लेजिस्लेशन सिस्टम आ गया है। तो सिर्फ यूके के ही 2 कंट्रीज़, सिर्फ ब्रिटिश और वेल्स में कहीं कहीं ये फॉलो होता है। अदरवाइज़ अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने तो बिल्कुल साफ साफ कह दिया था कि अब यहाँ पे कॉमन लॉ जो है फॉलो नहीं होगा। लाइकवाइज पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ पर भी ये जो है एशियन कंट्रीज़ में भी अब फॉलो मोस्टली नहीं होता। लेकिन इसकी ओरिजिन जो है इतनी पुरानी है, तकरीबन 1400 सदी और 1500 और 1600 के केसेस आप इसमें आगे चलते देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी ये ओरिजिन है और हम इसको आस्ता जब हम आगे देखेंगे तो आप समझते जाएंगे। क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पे अभी तक कोई लॉ जो है स्पेसिफिकली उस पर हमारे यहाँ कोई लेजिस्लेशन है नहीं। तो अभी तक जो है वो पुराने जो लॉज हैं, जो कॉमन लॉज बेस्ड हैं या जुडिशल डिसीजन प्रेसिडेंट्स पे बेस्ड है, तो उसी को ही अभी तक हम फॉलो करते आ रहे हैं। तो लेट्स नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि जनरल लॉ। तो फ्रेंड्स, ये जो लॉ ऑफ टार्ट्स है ये एक जनरल लॉ होता है। जनरल लॉ क्यों है? वो इसलिए कि सिविल इसमें जो है ना बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जो बोथ में फॉल होते हैं। यानी कि सिविल में भी फॉल होते हैं और क्राइम में भी फॉल होते हैं। मतलब कि जैसा कि डिफॉर्मेशन है, डिफॉर्मेशन को हम क्राइम से भी रिमेडाइज कर सकते हैं और सिविल से भी रिमेडाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि अगर क्रिमिनल में पाकिस्तान पेनल कोड में ऐसी रेमेडी अवेलेबल थी तो फिर लॉ ऑफ टार्ट्स को क्यों एडॉप्ट किया गया। तो मैं उसकी एक वजह ये बताती हूँ कि डिफॉर्मेशन जो है या मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है, इस तरह के जो लॉज हैं उनमें हमें फ़ायदा ये होता है कि 2 तरह की जब रेमेडीज़ जब हमें अवेलेबल होती हैं तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको पता है कि क्रिमिनल लॉ में लिमिटेशन पीरियड का कोई सिलसिला नहीं होता। लेकिन सिविल लॉ में जब टार्ट्स को हम सिविल लिटिगेशन में ले आते हैं तो हमें एक लिमिटेशन का एक प्रोसेस मिलता है और उसकी वजह से हमें एक मौका मिलता है कि हम थोड़ा डिले करके ही सूट फाइल कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन क्रिमिनल में क्या होता है कि अगर हम डिफॉर्मेशन की एफआईआर डिले कर दें तो आपको पता है कि केस का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो इसीलिए ही इसको मतलब क्योंकि ये बोथ में फॉल करता है, इसको जनरल लॉ कहा जाता है। तो हम इसको मज़ीद आगे पढ़ाते हैं। तो अब हमने समझ लिया कि ये एक इनेक्टेड लॉ नहीं होता, यानी कि कोडेड लॉ नहीं होता लेजिस्लेशन से पास शुदा, बल्कि ये कोर्ट के डिसीशंस पे बेसिस होता है। अब ये जो टार्ट का जो वर्ड है ये एक फ्रेंच वर्ड है। इसकी मीनिंग है रॉन्ग। रॉन्ग मीन्स कोई भी ज़रर, कोई भी डैमेज किसी को आपको पता है रॉन्ग क्या होता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और फिर ये खुद जो फ्रेंच वर्ड जो है वो खुद जो है एक लैटिन वर्ड यानी टार्टम से ड्राइव्ड है। यानी कि टार्ट खुद टार्टम से ड्राइव्ड है। तो ये इसको हमने समझ लिया। तो आगे हम इसको फर्दर कवर करते हैं कि ये एक तरह से क्या सिविल रॉन्ग होता है। अब ये सिविल रॉन्ग क्यों होता है? इसलिए सिविल रॉन्ग होता है कि हम इसको सिविल लिटिगेशन में अमूमन ले आते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ कुछ इसके टॉपिक्स हैं जो क्रिमिनल में भी फॉल करते हैं। मोस्टली सब नहीं होते, सिर्फ कुछ चंद कुछ हैं। तो मोस्टली इसको लेकिन सिविल रॉन्ग की यानी कि प्रायोरिटी बेसिस पे हम इसको सिविल लॉ ही कहेंगे, या सिविल रॉन्ग जो भी इसमें इंजरीज होती हैं उनको सिविल रॉन्ग कहेंगे। तो अब जो इनके सिविल रॉन्ग है वो खुद
टू टाइप्स के होते हैं। एक एक होता है पब्लिक सिविल रॉन्ग और दूसरा होता है प्राइवेट सिविल रॉन्ग। अब फ्रेंड्स, जो ये पब्लिक सिविल रॉन्ग होता है ये हमारा पनिशेबल होता है अंडर पीपीसी, और ये बोथ में फॉल करता है, यानी उसमें बोथ आएंगे, जो वाले जो टॉपिक्स हैं वो आ जाएंगे, जो सिविल में भी जो टार्ट से भी हम कवर करते हैं, और यानी कि डिफॉर्मेशन या मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, ऐसे टॉपिक्स जो हैं उनको हम पब्लिक सिविल रॉन्ग कहेंगे, और वो पीपीसी के अंडर पनिशेबल होते हैं। और प्राइवेट सिविल रॉन्ग वो होते हैं जो सिर्फ जो है टार्ट से और कवर होते हैं, और वो कंपनसेशन उसमें उसमें हम पाते हैं सिविल कोर्ट से, उसकी रेमेडी ये होती है। लेकिन पब्लिक जो सिविल रॉन्ग होते हैं वो पनिशेबल होते हैं पीपीसी से, तो उनमें कन्विक्शन हो जाती है। अब ये जो टार्ट का जो कमिटर है इसको टार्ट फीसर कहा जाता है। ये भी एक पॉइंट है, कभी कभी एग्जाम में आ जाती है, इसको भी आप याद रखें। अब ये इसमें एक सेकंड पॉइंट है, वो ये है कि ये एक अनइंटेंशनल सिविल रॉन्ग होता है। तो अनइंटेंशनल क्या होता है, इसको हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे कि क्राइम से और टार्ट को क्राइम से, तो उसमें ये समझेंगे। फ़िलहाल हम ये देखते हैं कि इसको हम एक एग्जाम्पल से, एक सादा से एग्जाम्पल से पहले ये समझते हैं कि टार्ट जो है वो होता क्या है। अब ये जो टार्ट है, मिसाल के तौर पे मिस्टर ए है, वो एक गार्डन में जाते हैं, और गार्डन में जाते हैं अपने एक डॉग के साथ, यानी कि वो अपने कुत्ते के साथ जाते हैं। वहाँ पर मिस्टर बी भी होते हैं, वो भी आते हैं घूमने। तो मिस्टर ए का जो डॉग है वो मिस्टर बी को बाइट कर लेता है, उसको काट लेता है। यूँ फिर जो है मिस्टर बी, उसको ज़ाहिर सी बात है एक फ़िज़िकल इंजरी भी होती है, और फिर उसको एक ज़ाहिर सी बात है इलाज करवाना है, तो उसको एक फाइनेंशियल लॉस भी होता है। तो अब क्या हम छोड़ दें ए को कि उसका जो कुत्ता है वो जो भी करता फिरे, वो पब्लिक पार्क्स में आए, तो इसके लिए फ्रेंड्स ए जो है वो लायबल होगा। अब सारे हम कुत्ते पर तो केस नहीं कर सकते ना, तो उसके मालिक पर हम केस करके उससे कंपनसेशन जो है वो ले सकते हैं। तो ये एक सादा सा इसका एग्जांपल है। अब देखें यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ज़रर भी होता है, यानी कि डैमेज भी होता है, और वो एक्चुअल डैमेज होता है, उसमें फाइनेंशियल एक एक्चुअल लॉस होता है, और फिर यहाँ पर कोई इंटेंशन नहीं होता। अब देखिए कुत्ते को अब तो नहीं पता ना कि ये फ़िलहाल है या क्या है, तो उसने जानबूझकर तो नहीं काटा, तो इस इट मीन्स के टॉर्ट इज़ एन अनइंटेंशनल रॉन्ग। तो होप सो कि ये आपको इसकी जो मीनिंग्स है ये प्रॉपरली जो है वो समझ में आ गई होगी। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं डिफरेंट लॉज से, कि या फिर हम पहले इसको देखते हैं कि जो इसके एसेंशियल्स हैं वो क्या है। टॉर्ट की जो लाइबिलिटी है ना, उसको क्रिएट करने के लिए 3 इसके मेन एसेंशियल्स हैं। अब इसके 3 मेन एसेंशियल्स हैं। उसमें फर्स्ट जो है वो ये कि कोई एक्ट और ओमिशन होना चाहिए एक तो, और दूसरा ये कि उसके लिए एक उसकी वजह से जो है एक लीगल जो है इंजरी किसी को पहुंची हो, और तीसरा इसका जो एसेंशियल है वो ये है कि उस इंजरी को कंपनसेट करने के लिए एक लीगल रेमेडी जो है वो भी इन्वोक की गई हो। तो ये 3 इसके बेसिक जो है एसेंशियल्स हैं, ये आपको याद रखने चाहिए। फिर हम अब डिफरेंट जो है ऑथर्स इनकी जो है डेफिनेशंस देखते हैं। यहाँ पे आपको शो होता होगा बोर्ड पे डेफिनेशंस, ये मैंने ऊपर यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब सबसे पहले इसको फ्रेज़र ने डिफ़ाइन किया था कि टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग अदर देन द ब्रीच ऑफ
breach of trust and contract, and it's an infringement of a right in rem. यानी कि राइट इन रेम, ये डेफिनेशन आपको बिल्कुल सिंपल दी, आपको समझ में आ गई होगी। अब राइट इन रेम क्या होता है? राइट इन रेम आपको पता है कि ये अगेंस्ट द होल वर्ल्ड होता है। अब क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि मिसाल देकर मैं आपको ये इस तरह से बताती हूँ कि मिसाल के तौर पे डिफॉर्मेशन जो है, मेरा जो राइट गुड रेपुटेशन है, ये मेरा अगेंस्ट द होल वर्ल्ड है। क्योंकि ये सिर्फ इस ऐसे नहीं है कि सिर्फ 5, 8, 15 बंदे जो हैं, लोग जो हैं, वो सिर्फ मेरी इज़्ज़त करें। नहीं, ये सब पर है कि सब एक दूसरे की इज़्ज़त करें, सिर्फ कुछ मखसूस बंदों के लिए नहीं। तो राइट एंड रेम इसी को कहते हैं कि जो अगेंस्ट द होल वर्ल्ड हो। तो ऐसे ही फ्रेज़र ने भी कहा कि इट्स अ राइट एंड रेम। अब फिर दूसरी जो इसकी डेफिनेशन थी वो दी थी विनफील्ड ने। विनफील्ड ने कहा कि जो टार्ट्स है वो डील्स विद द अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अब अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है? ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और सारा जो लॉ है, लॉ ऑफ टार्ट्स, इसमें ये बार बार जो है रिपीट होगा। तो मैं पहले आपको समझाती हूँ कि ये अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है। फ्रेंड्स देखें, इसके जो टर्म्स हैं वो एक एक करके मैं इसी तरह उनको खोल खोल के बताती जा रही हूँ, क्योंकि आगे चल के हमें दुश्वारी ना हो, तकलीफ़ ना हो और बार बार समझाना ना पड़ता हो। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा फर्स्ट लेक्चर इंसान ज़रूर सुने। तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस जो होते हैं, ये वो डैमेजेस होते हैं जो पहले से ही तयशुदा नहीं होते। एक होते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस और एक होते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। जो पहले से ही तयशुदा ना हो उनको अनलिक्विडेटेड के कहा जाता है, जो पहले से ही तयशुदा हो उनको लिक्विडेटेड डैमेजेस कहा जाता है। अब मिसाल के तौर पे एक फर्म के पार्टनर से, अब फर्म के पार्टनर से पहले से ही डिसाइड किया कि इन केस ऑफ लॉस हम जो है लॉस किस किस तरह से उसको भरेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, और कौन कौन पार्टनर उसका कैसे उसमें जो अपना रोल प्ले करेगा। अगर वो पहले से ही उसका फाइनेंशियल लॉस जो है वो तय कर देते हैं तो इसको कहते हैं फ्रेंड्स लिक्विडेटेड डैमेजेस। लेकिन अगर वो पहले से ही कुछ तय नहीं करते तो उसको कहते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो टार्ट्स क्या है? विनफील्ड कह रहा है कि टार्ट्स इज़ एन अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। जाहिर सी बात है कि अभी किसी को पता तो नहीं होता ना कि वो मैंने कहा कि ये एक अनइंटेंशनल रॉन्ग है। पहले से किसी को पता ही नहीं कि हम किसी को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, और फिर पहले से फिर अगर पता ही नहीं तो फिर वो एक डैमेजेस कैसे वो पहले से ही फिक्स कर सकता है। तो अब आपको मेरे ख्याल से ये पॉइंट बिल्कुल भी क्लियर हो गई। और मैं आपको बताती चलूँ कि जो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये लास्ट टाइम भी हमारे एडीजी एग्ज़ाम के शॉर्ट नोट में आया था। इसको भी आप ज़रूर से नोट कर लीजिएगा। अब फ्रेंड्स इसकी जो इसकी जो डेफिनेशन है वो दी थी सामन ने, जो कि फेमस डेफिनेशन है बिल्कुल। अब सामन ने क्या कहा था कि उसने किया था कि जो फ्रेजर और विनफील्ड की जो डेफिनेशंस थी उन दोनों को उसने कंपाइल कर दिया था, और एक यूँ कहें कि एक जामे सी, एक एग्जॉस्टिव जो कहते हैं वो ऐसी डेफिनेशन उसने दे दी थी। तो उस पर फिर पहले कुछ ऑथर्स ने फिर पहले उस पर आर्ग्यू किया, लेकिन फिर वो एक काबिल कबूल हो गई। तो सामन ने
ये कहा कि इट्स अ सिविल रॉन्ग और रेमेडी इज़ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एंड not exclusive, it is not exclusively breach of trust and contract. तो यूँ अब मज़ीद अगर आप इसको बेयर एक्ट की लैंग्वेजेस से जैसे पढ़ेंगे तो आपको खुद से ये ऐसे लगेगा कि जैसे आपने खुद लिखी है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि बेयर एक्ट की लैंग्वेज जो होती है वो इतनी टफ होती है जैसे मैथ्स का कोई पेपर हो, बंदा सब कुछ समझ के बाद में ही उसको पढ़े तभी उसके लिए अच्छा है, वरना उसका दिमाग घूम ही जा रहा है। अब फ्रेंड्स हम आते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट पर कि हम इसको टार्ट्स को दूसरे लॉ से डिफ्रेंशिएट कैसे करें। अब पहले हम इसको सिविल लॉ से डिफ्रेंशिएट करते हैं। सिविल लॉ से भी ये तो थोड़ा डिफरेंट है, वो इसलिए कि सिविल लॉ जो है वो एक कोडेड लॉ है और इनेक्टेड है बाय लेजिस्लेचर, लेकिन जो टार्ट्स का लॉ है वो इनेक्टेड लॉ नहीं है, कोडेड लॉ नहीं है। अब क्राइम से इसको हम कैसे करें। क्राइम में और टार्ट्स में ये डिफरेंस है कि दो बड़े मेजर डिफरेंसेस है। एक डिफरेंस ये है कि जो क्राइम में क्या होता है कि दो चीज़ें होती हैं, मेंस रिया होता है और एक्टस रिया होता है क्रिमिनल लाइबिलिटी को क्रिएट करने के लिए। लेकिन टार्ट की लाइबिलिटी को क्रिएट करने के लिए हमें मेंस रिया नहीं, सिर्फ एक्टस रिया चाहिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया कि एक डॉग ने बी को काटा, तो अब देखें इंटेंशन तो नहीं था लेकिन एक एक्ट तो था ना, तो इसमें एक्टस रिया आएगा लेकिन मेंस रिया नहीं आएगा। अब दूसरा बड़ा डिफरेंस क्या है कि जो इन क्राइम में क्या होता है कि कन्विक्शन होती है या फाइन होती है हैवी, उनकी जो पनिशमेंट्स होती है वो हैवियर होती है। लेकिन टार्ट्स की रेमेडी में जो क्या होता है कि डैमेजेस होते हैं और कंपनसेशंस होती हैं, उनमें कन्विक्शंस कभी भी नहीं होती। तो ये इसमें दो मेजर डिफरेंसेस थे। अब टार्ट को और कॉन्ट्रैक्ट को हम कैसे डिफरेंशिएट करें। तो फ्रेंड्स, मैं वो दो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है क्योंकि बोर्ड पे वो अभी जगह ही नहीं थी। मैं आपको बता देती हूँ लेकिन कि टार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो आपको पता है कि एक म्यूचुअल एक ट्रांसैक्शन होती है, दो पार्टीज़ ने पहले से ही ऑफ़र एक्सेप्टेंस करके बाद में एक कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश किया होता है और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस करता है। लेकिन टार्ट्स में आपको पता है कि सब कुछ इंटेंशनल होता है, पार्टीज एक दूसरे को जानती नहीं पहले से, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और फिर कॉन्ट्रैक्ट्स में क्योंकि लोग समझ रहे थे कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच में भी जो कंपनसेशन हो रहे हैं और इसमें भी तो कोई सेम तो नहीं, तो ये सेम नहीं क्योंकि उसमें पार्टीज एक दूसरे को जानती हैं कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन टार्ट्स में नहीं जानती। दूसरी पॉइंट है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है फिर उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में भी पार्टीज एक दूसरे को जानती है, चूँकि उनके बीच में जो है एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एक काइंड होता है। वो हम जब कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे तो उसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में भी पार्टीज एक दूसरे को जानती हैं, दो उनका कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट आपस में नहीं होता, लेकिन वो फिर भी एक दूसरे को जानती है, म्यूचुअल ट्रस्ट की बेसिस पे वो एक अपने साथ मामला करती हैं। लेकिन टार्ट्स में पार्टीज एक दूसरे को जानती ही नहीं। फिर नेक्स्ट है, लास्ट है कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, उससे हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें। तो फ्रेंड्स, जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से भी जो ये जो लॉ ऑफ टार्ट है, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से भी डिफरेंट है। वो कैसे डिफरेंट है कि जो
ब्रीच जो टार्ट है वो सिविल लॉ है, और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है वो आपको पता है कि वो एक क्रिमिनल लॉ है। पीपीसी में उसके सेक्शंस मौजूद हैं, वो क्रिमिनल के तौर पे भी एक तो रेमेडाइज हो जाता है। और फिर दूसरा ये कि टार्ट जो है वो कोडिफाइड नहीं है, और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वो बीइंग पीपीसी का पार्ट होते हुए वो कोडिफाइड है। और फिर तीसरी पॉइंट इसमें नेक्स्ट ये है कि उसमें जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में भी क्या होता है कि पार्टीज एक दूसरे को पहले से जानती है, सारे जानती हैं, ट्रस्ट करती हैं, तभी तो फिर ट्रस्ट ब्रीच होता है ना। तो टार्ट्स में लेकिन पार्टीज एक दूसरे को नहीं जानती। और फिर इनमें रेमेडीज़ का भी एक फ़र्क होता है कि जो रेमेडीज़ होती हैं ट्रस्ट के केसेस में, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में, वो इंजेक्शन, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी या पेमेंट ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस बाय वे ऑफ पेनल्टी, ये तो होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसमें कन्विक्शन भी होती है और फिर कभी कभी फ़ाइन भी हो जाती है। लेकिन टार्ट्स में सिर्फ कंपनसेशन ही होते हैं, डैमेजेस क्लेम करके। तो इस तरह से ये हमारी सारी जो पॉइंट्स थी हमारे फर्स्ट लेक्चर की वो कंप्लीट हो गई होंगी। और आपको मैं एक सजेशन दूं कि आप जो भी लेक्चर सुने उसमें नोटबुक रख के उनको नोट ज़रूर करते जाया करें, वरना जब लॉ बहुत ब्रॉड है, जब हम ये करते जाएंगे और आप सुनते जाएंगे तो फिर पिछला भूलते जाएंगे। उससे क्या होगा कि नोट करते जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम्स के टाइम पे रिवीजन करने में आसानी होती है। तो मज़ीद वीडियोस के लिए इंतज़ार करें और इसको लाइक करें। थैंक्स।